और भाई, क्या हाल चाल है क्लास ट्वेल्थ। मैं अमित, आपका एजुकेटर, आज आपके लिए लाया हूँ इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 यानी 1950 से 1990 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहली बात, आपको जब पता था कि जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में ब्रिटिशर से आज़ाद हुआ, तब फिर हमने अपना पॉलिसी मेकिंग का काम चालू किया था। यहाँ पर हमने 5 ईयर प्लान की बात करी थी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान की बात करी थी, जो प्लान और प्लानिंग के बारे में बात की थी। अब हम देखेंगे सेक्टर वाइज कैसे कैसे काम चला था। पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। देखिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और ट्रेड की बात हम करें तो क्या था यहाँ पर। पहले जानते हैं स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर क्या था उस समय, मतलब जिस समय इंडिया आजाद हुआ उस समय क्या था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं, जब प्लानिंग चालू हुई तब क्या था। तो देखिए, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी करीब था 15%। दूसरी बात, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, यानी कि हम अपनी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ को पूरा कर पा रहे थे बस। तीसरी बात, जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, मतलब 15% था जीडीपी में इस साल, लेकिन हमारे पास जो पॉपुलेशन थी उसको 70% पॉपुलेशन को रोजगार दे रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा था उस समय। सप्लाई रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, ऑब्वियस बात है, एग्रीकल्चर जो इनपुट होंगे वही सॉरी आउटपुट जो होंगे वही इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट बनेंगे। अगली बात, इट कंट्रीब्यूट टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इससे हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की बात आई कि हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सके जो मेरा सरप्लस है तो। इट कंट्रीब्यूट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ऑब्वियस बात है कि गांव से शहर में माल जाना तो कैसे जाएगा, अगर वहां से कहीं आगे जाना तो कैसे जाएगा, आपको ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब दूसरी बात, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या थे और दूसरी बात उसका एक्सप्लेनेशन क्या था, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहली बात, लो प्रोडक्टिविटी। तो ध्यान रखना, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन था हमारा वो कम था, पहली बात। दूसरी बात, बैकवर्ड एग्रीकल्चर लगा रहे थे हम, मतलब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल्स हम लोगों को पता ही नहीं थे। क्रॉप रोटेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, क्रॉप साइकिल के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो दिक्कत थी। हम लोग पुराने तरीके लगा रहे थे, इसकी वजह से एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ था और उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो थी। अगली बात, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। भाई हमारे यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी, जो सिंचाई की सुविधाएं थी वो कम थी। जब इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं होंगी, पानी प्रॉपर नहीं मिलेगा, आप रेन पर डिपेंड करोगे, मानसून पर डिपेंड करोगे, तो वहां पर क्या होगा, दिक्कत होगी और एग्रीकल्चर पिछड़ जाएगी। तीसरी बात, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई, ऐसे समझिए, जहां पे जरूरत है 4 लोगों की, लगे हुए हैं 5 लोग, तो पांचों बंदा काम तो कर रहा है लेकिन वो काम 4 लोग कर सकते थे तो वो फालतू में लगा हुआ है। उसको क्या बोलेंगे हम, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या लिखा है देखो, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ पीपल वर्किंग आर मोर देन रिक्वायर्ड। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं। इफ एक्स्ट्रा पीपल्स आर रिमूव्ड, अगर एक्स्ट्रा लोगों को हटा दिया जाए, आउटपुट रिमेन अनचेंज, आउटपुट बिल्कुल उतना ही रहेगा। तो डिसगाइज मतलब छुपी हुई बेरोजगारी, इसको हम लोग हिडन एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग सॉरी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब किसान जो था उस समय इस आउटलुक के साथ जीता था कि भाई मैं केवल अपने लिए प्रोड्यूस कर लूँ, मेरा पेट भर जाए बस। एक्सपोर्ट के बारे में वो सोचता ही नहीं था, सरप्लस को बाजार में बेचने के बारे में वो सोचता ही नहीं था, मैं उतना बना लूँ जितना काफी है। तो वहां पे क्या था देखो, फार्मिंग इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो केवल अपने लिए सोचता था, खुद के लिए बस। इट वॉज नॉट कॉमर्शियल इन नेचर। भले ही अंग्रेज कैश क्रॉप और कॉमर्शियल क्रॉप सिखा के गए थे, लेकिन फिर भी इच्छा क्या थी हमारी, साहब मेरा कुटुंब कुटुंब समा जाए बस, मैं खा जाऊं बस, बहुत है। तीसरी बात, दस फेल्स टू जनरेट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दस स्टेगनेंट। अब ऑब्वियस बात है, जब आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो बाजार में बिकेगा भी नहीं, जब बनाएंगे नहीं तो बिकेगा कैसे, तो बिकेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो इन्वेस्ट नहीं करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे तो जहां पे हो वहीं के रह जाओगे, स्टेगनेंट हो जाओगे। अब अगली बात, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट। देखो, मॉडर्न इनपुट के लिए पैसा चाहिए होता है, उसके लिए आपको सरप्लस को जनरेट करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि खुद से खाओगे, बनाया और खाया, तो बेचा तो कुछ है नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो वहां पे दिक्कत क्या थी, कैनॉट अफोर्ड, दे कैनॉट अफोर्ड, और लो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी पे वो चलते रहे, जिसकी वजह से दिक्कत हुई। अगली बात, स्मॉल लैंड होल्डिंग। जो लैंड होल्डिंग थी वो शटर्ड थी, बिखरी हुई थी, और छोटे छोटे खेत थे, तो जिससे क्या हुआ कि वो बड़ी टेक्निक को लेने में, अच्छे बीजों को लेने में किसान कभी भी कैपेबल नहीं हो पाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब एक और अंतर था, एक और जो पॉइंट था वो था लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता था। क्या होता था देखिए, जमींदार जो थे, मालिक जो थे, उनको उनके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी थी, जमींदार की। जमींदार किसको जो तंग करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, टेलर्स को। तो अल्टीमेटली ध्यान रखें, तो बुरी कंडीशन जो थी किसानों की थी, यानी टेलर यानी लैंडलेस फार्मर की थी। तो यहाँ पर जब टेलर्स को इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाएगा तो कभी भी अच्छे से काम नहीं करेगा। तो उसे पता था कि मैं जितना मर्जी काम कर लूँ, वो सारा पैसा जमींदार के पास जाएगा और जमींदार से वो ओनर के पास जाएगा।
तो अल्टीमेटली वो कभी भी बहुत अच्छा काम करने के लिए जो तैयार नहीं होता था कि ठीक है मैं इतना अच्छा काम करूं क्यों, फायदा क्या होगा, मुझे तो कुछ मिलना नहीं है। तो एग्रीकल्चर हमारी पिछड़ती चली गई क्योंकि जमींदारी सिस्टम तब तक एबोलिश नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। उस समय प्रॉब्लम क्या क्या थी? तो देखिए पहली बात, लो प्रोडक्टिविटी इन प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी क्योंकि हम लोग डिपेंड कर रहे थे रेनफॉल पर। दूसरी बात, जो छोटे और बिखरे हुए खेत थे हमारे, और जो उसमें भी दिक्कत ये थी कि छोटे छोटे खेतों का पैसा नहीं था, और जो ग्रेन की बात जो मैंने की थी वो तो वैसे भी कहा कि अनसर्टेन थी। दूसरी बात, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट। भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम फाइनेंस, जो लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से हम क्या था कि ना तो किसानों को अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही थी, और जो जमींदार थे उनको बहुत तंग करते थे। तो वही बात देखो यहाँ लिखी हुई है, फॉर क्रेडिट नीड फार्मर वर डिपेंडेंट ऑन जमींदार। लोकल महाजन जो लोग होते थे उन पर वो डिपेंड करते थे, हु चार्जेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इससे क्या होता था, किसान जो था वो कर्जे के दलदल में फंस जाता था। भाई सीधी बात है, जमींदार उनको महंगी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा देते थे, और उनकी जमीनों, अगर छोटी मोटी जमीन उनके पास है भी तो वो जमीन अपने नाम पे करवा लेते थे। अब जब जमीन अपने नाम पे करवा लेंगे, हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, तो किसान तो कभी ग्रो कर ही नहीं पाएगा और एग्रीकल्चर भी पिछड़ेगी, ऑब्वियस बात है। दूसरी बात, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल आउटलुक। किसान जो थे ना वो ट्रेडिशनल आउटलुक पर चल रहे थे, बस अपना सेल्फ कंजम्पशन। वो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, वो हमेशा पिछड़ के रह गए इस वजह से। तीसरी बात, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट सिस्टम। किसान के पास मार्केट सिस्टम प्रॉपर नहीं था, ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था, वो हमेशा लूटा जाता था बड़े लोगों से। तो ध्यान रखना, फार्मर्स को मजबूर मजबूर किया जाता था कि वो अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो लोअर प्राइस पे बेचे। और कई बार तो उनको अपने ब्याज के जो कर्जा उन्होंने लिया था मनी लेंडर से, उसके रूप में सारी की सारी फसल देनी पड़ती थी मालिक को, जमींदार को। तो वो फंस जाता था यहाँ पर और बड़ी दिक्कत होती थी। तो या तो ध्यान से समझिए, या तो कर्जा चुकाने में या रेंट चुकाने में उसकी सारी खेती चली जाती थी। तो इससे एग्रीकल्चर बहुत पिछड़ा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ये तो हुई एग्रीकल्चर की बात। अब मेन बात ये थी इसके बाद कि भाई और क्या किया गया। तो देखो जरा ध्यान रखना, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज हुई, लेकिन बाद में कब? प्लानिंग पीरियड में 1951 से जो 17% थी वो 45% ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड बढ़ गई। अच्छा, फिर एग्रीरियन रिफॉर्म क्या थे? एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्या किए गए? भाई परेशानियां थी, हमने फीचर देख लिए, हमने परेशानियां देख ली, तो रिफॉर्म भी तो किए सरकार ने। अब वो क्या किए होंगे देखो जरा। पहली बात, टेक्निकल रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म में क्या था कि जो भी आप एग्रीकल्चर के लिए टेक्निक यूज कर रहे हो उसको ठीक किया जाए। तो देखो लिखा है, टू अपग्रेड एंड एनहेंस द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो पहला काम क्या था? यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड। इसका मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ध्यान रखना, जो HYV सीड्स थे उनका यूज किया गया कन्वेंशनल वैरायटीज की जगह। कब से? 1965 से, जब इंडस्ट्रियल जो सॉरी जब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आई तब उस समय पर। तो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज किए गए ताकि, और कन्वेंशनल मेथड की जगह पर, कन्वेंशनल जो बीज होते थे उनकी जगह पर, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। जिससे क्या हुआ, जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन था वो भी बढ़ा और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। और इसी को हमने क्या नाम दिया? इसी को नाम दिया हमने ग्रीन रिवोल्यूशन। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। ग्रीन रिवोल्यूशन कहा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो हाई यील्ड वैरायटी थे इससे पॉपुलरिटी सबसे ज्यादा किसको मिली? व्हीट को, बाजरा को, राइस को, मेज को, ज्वार को और कॉटन को। सबसे ज्यादा फायदा इसका मिला। ये लाइन से आपको याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो इतनी बात तो हमको समझ में आनी चाहिए पहले कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग क्या क्या हुआ होगा। ठीक है, अभी और भी चीजें हैं, देखिए जरा सेकंड पॉइंट क्या है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाने लगा। उनको मैन्योर यानी खाद और कंपोस्ट का भी यूज बताया गया, किस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम ये सब काम करें। और फिर यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। भाई सीधी बात है, जो बीमारियों से और कीड़ों से बचाने के लिए फसल को इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज किया गया। और दूसरी बात, प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर भी इसके लिए सरकार ने बनाए। तीसरी बात, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को भी सरकार ने हाई यील्ड वैरायटी के लिए साथ साथ लॉन्च किया, उसको चलाया, उसको बढ़ाया। ठीक है, उसको अपनाया। अगली बात की साइंटिफिक फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। साइंटिफिक फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू अपनाएगी, मतलब यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए साइंटिफिक टेक्निक है, जो अच्छे अच्छे तरीके उनका यूज किया गया। मेथड रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स, कि कौन सी आपको क्रॉप कब उगानी है। दूसरी बात, क्रॉप का रोटेशन क्या रहेगा। तीसरी बात, फर्टिलाइजर का यूज कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता हो हाई यील्ड वैरायटी सीड जो होते थे उनको पानी की ज्यादा जरूरत होती थी, इसलिए उनका बेनिफिट सब जगह नहीं मिल पाया था, कुछ ही जगह मिला था। आगे इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट को एग्रीकल्चर में बढ़ावा मिले। चलिए भाई,
अगली बात थी मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, मतलब अब मशीनों का यूज एग्रीकल्चर में बढ़ा था उस दौर में। देखिए मेजर्स हैव बीन टेकन टू स्प्रेड द यूज ऑफ मैकेनाइज्ड मशीनरी का यूज बढ़ा था। पहली बात, सस्ती क्रेडिट यानी अच्छी कम रेट पर लंबे समय के लिए उधारी किसानों को अवेलेबल की गई सरकार के द्वारा, इसी कारण के भाई कि वो लोग मशीनरी को परचेज कर सके। तीसरी बात कि इन ऑल द स्टेट्स एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ये भी सेटअप किया था इसी पर्पस के लिए, ताकि उनकी जो फसल है उसको प्रॉपर तरीके से उनका दाम भी मिल सके, अगर उनको प्रोसेस करने में आसानी हो अपनी फसल को। तो ये तो थे एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में। तो हमें इतना पता होना चाहिए किसान के संग दिक्कत क्या थी, लो प्रोडक्टिविटी थी, वो मानसून पर डिपेंड करता था, उसे क्रेडिट नहीं मिलती थी। तो इन्हीं सब के लिए रिफॉर्म किए गए। उनको जो क्रॉप रोटेशन के बारे में पता नहीं था, उनको जो ट्रेडिशनल सिस्टम पता थे, उन सबको ठीक करने के लिए रिफॉर्म किए गए। एक बार हम फिर भी नटशेल में देख लेते हैं पहले क्या क्या था। पहली बात हमने क्या देखा था कि भाई जो टेक्निकल रिफॉर्म किया गया था कि टेक्निक नई आए, ताकि इनोवेशन होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, अच्छे बीज होंगे तो अच्छी फसल, अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी। दूसरी बात, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया था, ताकि वो जो फसल जो है उसको जो अच्छी प्रोडक्टिविटी आपको मिल सके। फिर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज किया था ताकि कीड़े ना लगे। साइंटिफिक फॉर्म का यूज किया था ताकि प्रोडक्शन के थ्रू फायदा मिले, और जो सिलेक्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन वगैरह के बारे में, क्रॉप साइकिल के बारे में जानकारी मिले। और फिर फाइनली क्या किया था, मशीनों का यूज बढ़ावा दिया था ताकि सस्ते रेट पर मशीनें मिल सके, कम रेट पे ब्याज पे मिल सके और किसानों का भला हो सके। ये थे हमारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म। इसको एक बार फोटो ले लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लैंड रिफॉर्म की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लैंड रिफॉर्म क्या थे? देखो, रिफॉर्म फॉर इंप्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड टिलर ऑफ द सॉइल। बेसिक कोशिश यही थी कि किसान यानी लैंडलेस फार्मर जो था और जो ओनर था उसके भी संबंध अच्छे बने। दिस रिफॉर्म वाज चैलेंज्ड बाय द जमींदार बीच में थे भाई, आपको पता हो तो। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि ओनर, फिर जमींदार और फिर टिलर। तो ये जो जमींदार बीच में थे, इन्होंने बहुत परेशानी क्रिएट करी। उन्होंने क्या किया, देखो, दिस लेड टू डिले इन इम्प्लीमेंटेशन, डिले टाइम वाज यूज्ड फॉर, क्या किया था कि भाई सरकार ने कहा कि भाई जमींदार आपको हटाया जाएगा, आपकी जमीन जो बहुत सारी है आपके पास उसको थोड़ा सा रखा जाएगा, बाकी जो है वो बाकी लैंडलेस फार्मर में बांट दिया जाएगा। जमींदारों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद क्या हुआ, और बहुत लंबे समय तक किया कि सरकार उनको बात कर रही है। इस दौरान जमींदारों ने क्या किया कि वो जो जमीन थी अपने मिलने वालों के नाम पे कर दी। तो इस प्रोसेस को उन्होंने डिले करवाने का उनका जो बेसिक मोटिव था वो यही था कि अपने मिलने वालों के नाम पर करा तो बाद में अपने नाम पे फिर वापस ले लेंगे। तो सरकार को उसका फायदा नहीं मिल पाया होगा। तो देखिए क्या लिखा था, दिस लेड टू डिले इन इम्प्लीमेंटेशन, डिले टाइम वाज यूज्ड फॉर रजिस्टरिंग द लैंड इन द नेम ऑफ द रिलेटिव्स, इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस ओनली इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला। ध्यान रखना, केरला और वेस्ट बंगाल में ढंग से लगा लैंड रिफॉर्म, अदरवाइज बाकी जगह पे इतना अच्छा नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ जमींदार। ध्यान रखिएगा। तो एबोलिशमेंट ऑफ जमींदार किया गया। देखो एबोलिशमेंट में क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिए, जरा क्या होगा समझिएगा जरा। तो यहाँ पे कह रहा है जमींदार वर ओनर ऑफ द लैंड। उस समय जमींदार जो थे अंग्रेजों के बाद वो क्या थे, ओनर ऑफ लैंड। दे वर एबोलिश्ड बाय द गवर्नमेंट, उनको सरकार ने हटा दिया। ओनरशिप लैंड किसको दिया गया? उसको जो उस खेत पे काम कर रहा था, यानी लैंडलेस फार्मर, जिससे कि वो जो टिलर था, लैंडलेस फार्मर था, उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके। और एबोलिशमेंट ऑफ इंटरमीडिएटरी जो था, उसका बेसिक जो फायदा मिला वो क्या था, देखो, दैट सम 200 लाख टेनेंट गॉट ओनरशिप। 200 लाख जो वो थे लैंडलेस फार्मर को जमीन मिल गई, उनको राइट मिला और वो सरकार के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। फिर एक और था रेगुलेशन ऑफ रेंट। ये देखिए कि जितनी फसल होगी उसका 1/3 रेंट आपसे लिया जाएगा, ये नहीं कि बहुत एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो इसका बेसिक पर्पस ये था कि जो किसान, जो छोटा किसान था, उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो किसी भी तरीके से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। भाई सीधी बात है, किसान को सस्ते रेट पर पैसा मिले, उसके लिए काम था। देखो, टू प्रोवाइड क्रेडिट एट चीप रेट एंड इंटरेस्ट, कम रेट पर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाई गई थी और रीजनल रूरल बैंक बनाए गए थे, नाबार्ड वगैरह इसी के पर्पज से सेटअप किए थे। खैर वो बात की बात है, पहले एक और चीज देख लेते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। अब ये क्या था समझना, ये देखो, ये ना एक अलग पॉइंट है, मैंने गलती से आपको पहले बता दिया, बाद में बताना था मुझे, लेकिन फिलहाल ये समझिए। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग क्या है? देखो, जो बिखरे हुए खेत थे, जो फ्रेगमेंटेशन था, उसको जो उनको छोड़ के, मतलब उनको छोटे छोटे खेतों को जोड़ा गया, उनको कंसोलिडेट किया गया ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। और बाई 2004 1633 लाख 1633 एकर्स ऑफ लैंड, हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, इसको कंसोलिडेटेड दायरे में लाया गया था ताकि बड़ी खेती का फायदा उठाया जा सके। दूसरी बात, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। आपके लिए कह दिया गया था कि आपको इस लैंड से ज्यादा आपको रखना नहीं है। बड़े किसानों के लिए कहा गया था आपको छोटी जमीन, मतलब बहुत बड़ा खेत आपको नहीं मिलेगा, आपको सरकार के अकॉर्डिंगली
एक जो एक दायरे में आपको खेती मिलेगी कि इस दायरे में आपको खेती करनी है, बाकी जो जमीन बचेगी वो लैंडलेस फार्मर को दे दी जाएगी। अगली बात, कोऑपरेटिव फार्मिंग में सब जो किसान थे उन्होंने पूल बना लिया था और वो एग्रीकल्चर कर रहे थे। इसका पर्पज क्या था? उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़े, और दूसरा जो फायदा था वो था कि उनको कलेक्टिव फार्मिंग के फायदे मिले। सारे पैसे मिला के काम करेंगे तो अच्छे सस्ते अच्छे बीज भी खरीद पाएंगे, मशीनें भी खरीद पाएंगे, और वो अपनी बार्गेनिंग पावर को भी बढ़ा पाएंगे, आउटपुट को मतलब सस्ते इनपुट को महंगे दाम पर बेचने की कैपेबिलिटी जनरेट कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात, जनरल रिफॉर्म। देखिए, तीसरा रिफॉर्म थे, पहला क्या था? एग्रीकल्चर, दूसरा क्या था? लैंड, तीसरा क्या? जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म क्या था? रेगुलेटेड मार्केट। सरकार ने उनके लिए रेगुलेटेड मार्केट सेटअप करी। इसका बेसिक टारगेट क्या था? पर्पस क्या था? ये था कि किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिल सके, और दूसरी बात, उनका एक्सप्लोटेशन किसानों का ना हो। अगली बात, इसके लिए सरकार ने अपने कुछ ऑफिशियल्स भी अपॉइंट किए थे मार्केट में, ताकि वो डिसाइड कर पाए, देख पाए कि वास्तव में किसानों का एक्सप्लोटेशन तो नहीं हो रहा है, सब मार्केट में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं फेयर तरीके से हो रहे हैं क्या नहीं। फिर प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, इसमें सरकार ने एमएसपी तय किया। अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड और सप्लाई से रेट तय किया गया, इक्विलिब्रियम प्राइस, तो वो रेट जो है, अगर बाई द वे मान लीजिए किसानों को कम लग रहा है, तो किसानों को ये कह रहे था हमारी ये तो दाम निकल के आया है कि हमारी फसल का भी दाम कवर नहीं हो पाएगा इसमें, तो सरकार इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर कोई रेट तय करती है, जिसे बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, के तुम्हें कम से कम इतना तो मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी मार्केट प्राइस चाहे कुछ भी हो, तो उसे एमएसपी कहते हैं। इसको इसलिए दिया गया ताकि किसान मार्केट में सप्लाई को बहुत अच्छी तरीके से कर सके, और उनकी जो बाकी जो अगर बाई मान लो कोई सामान उनका नहीं बिक पाता था किसान का, तो सरकार उसको अपने बफर स्टॉक के तौर पर परचेज कर लेती थी किसानों से। ठीक है, ध्यान रखना एमएसपी पर। इसका पर्पस ये था कि फार्मर को जो मार्केट की अनसर्टेनिटी है कि भाई मार्केट प्राइस जो है वो इतना कम हो गया कि फसल की दाम भी ना मिल सके, उस चीज से किसान बच सके और कम से कम उसको फेयर प्राइस तो मिले उसकी फसल का, उसको ही हमने एमएसपी कहा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली बात, द पॉलिसी ऑफ लैंड एंड टिलर इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कल्टिवेटर मेक मोर देन ट्रस्ट इन कल्टीवेशन। भाई बेसिक टारगेट क्या था? लैंडलेस फार्मर के पास जमीन नहीं है, वो खेती कर रहा है, वो पक्का इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि जो मालिक है सारा बेनिफिट वही ले जाता था। अब जमींदारों से जमीन लेकर अगर किसान को दे दी जाए तो वो अपने खेत पर बहुत अच्छे से काम करेगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात करेगा, पहली बात। तो दूसरी बात, दे विल हैव मोर इंसेंटिव टू इंक्रीज द आउटपुट, कोशिशें बहुत करेगा। तीसरी बात, वो इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा के आगे भी बढ़ पाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए अब बात करते हैं किसानों को सब्सिडीज की। सरकार ने कहा कि भाई किसानों को अगर कोई चीज महंगी मिल रही है तो हम उनको सब्सिडीज देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना गया है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। देखिए क्या लिखा है, सब्सिडीज क्या है? दीज आर बेनिफिट ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर, यानी कैश बेनिफिट होते थे बेसिकली, इन ऑर्डर टू एनकरेज देम टू एक्सपेंड देयर कल्टीवेशन, वो अपनी खेती को बढ़ाने के लिए ये सब काम करें। और सब्सिडी जो थे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करती थी किसानों के लिए, ध्यान रखना। डिबेट क्या है ये लिखने को आया है, इसको इंपॉर्टेंट सवाल कहूँ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसमें होता गया, जरा ध्यान से देखिए, सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं। कुछ कहते हैं देनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं देना चाहिए। प्रेजेंट डेरा में कहा जा रहा है कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, उस समय की रिक्वायरमेंट ये थी सब्सिडी देनी चाहिए। तो दोनों चीजें लिखी हैं, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स का ये सवाल आएगा, आ सकता है, सॉरी। तो देखिए पहली बात लिखिए, आर्गुमेंट इन फेवर, मतलब सब्सिडी क्यों देनी चाहिए। पहली बात, टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। भाई किसान को हाई यील्ड वैरायटी सीड चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको नई नई मशीनें परचेज करनी, तो पैसा कहाँ से आएगा उसको? भाई पैसा उसके पास अगर है भी तो उसको सब्सिडी मिल जाएगी, तो एक्स्ट्रा पैसा जो बचेगा सब्सिडी का उसको कहीं और यूज करके फसल को बढ़ा सकता है, तो इसलिए उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जो नई टेक्नोलॉजी जो टेस्टेड होती थी उनको परचेज करने में आसानी रहेगी, सब्सिडी मिलेगी तो। तीसरी बात, फार्मिंग एक रिस्की बिजनेस होता है, ये अनसर्टेन होता है। बारिश हुई तो ठीक है, कीड़ा लग गया, अगर बारिश नहीं ठीक से हुई तो दिक्कत होगी, कीड़ा लग गया, खराब हो गई, कोई साइक्लोन वगैरह आ गया, दिक्कत हो जाएगी। अनसर्टेन रहती एग्रीकल्चर की, सब्सिडी मिलनी चाहिए। फिर किसान गरीब है साहब, वो बहुत सारी चीजें परचेज नहीं कर पाता है, उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए। और ध्यान रखना, अगर सब्सिडीज नहीं मिलेंगी तो गरीब किसान और अमीर किसान में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इन सभी रीजन से सब्सिडीज को देना बहुत जरूरी हुआ था किसान के लिए, किसान को मिलनी थी कायदे से सरकार से। फिर दूसरी बात, आर्गूमेंट अगेंस्ट, सीधी बात समझिए कि सब्सिडीज का बेनिफिट किसको मिल पाया? जिन्होंने वो मशीनें खरीदी, जिन्होंने वो टेक्निक अपनाई, वो कौन से किसान थे? बड़े किसान। तो छोटे किसान को तो फायदा तब भी नहीं मिल पाया, तो सब्सिडी देने का फायदा क्या? अमीरों को बेनिफिट मिला, इसलिए ये वो दिक्कत हुई, पहली बात। दूसरी बात, कि सरकार के ऊपर बर्डन है
क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो टारगेटेड ग्रुप था वो गरीब लोग थे, गरीब किसान थे। किसानों की भी दो कैटेगरी बन गई, अमीर किसान और गरीब किसान। बेनिफिट मिला अमीर किसान को, गरीब किसान को नहीं मिल पाया, इसलिए सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है। ध्यान रखना, ग्रीन का मतलब होता है क्रॉप्स यानी फसल, और रिवोल्यूशन का मतलब सिग्निफिकेंट राइज फूड। अब देखिए इसमें क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था। इट रेफर्स टू द कंबाइंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निकल एंड लैंड रिफॉर्म। टेक्निकल यानी नई नई टेक्निक को अपनाए, और दूसरी बात क्या गई इसमें, लैंड रिफॉर्म, दोनों चीजों को मिला के किया गया था। ठीक है ना। इट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1966, खरीफ का सीजन चल रहा था उस समय ऐसा हुआ था। ध्यान रखना, इसको दो फेजेस में इसको लागू किया गया था, 60s और 70s, और फिर 70s और 80s में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में कि मिड 1960s 70s में और मिड 70s 80s में जब ये आया तो क्या क्या हुआ। पहले हम बात कर रहे हैं 60s 70s की। तो ध्यान रखना, द यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है, इसका यूज केवल वेल्दी स्टेट कर पाए, जो अमीर जगह थी जहां पर पानी की पूरी सप्लाई थी, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा चाहिए था हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के लिए। तो इनका फायदा जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, इन सबको मिल पाया, क्योंकि HYV सीड्स को ज्यादा पानी चाहिए था। जबकि दूसरा जो था, जो फोकस जो रहा वो भी किस पर रहा, व्हीट पर, राइस पर, उस जैसी फसलों पर। तो बेसिकली जहां पर गेहूं और चावल उगता था उन्हीं जगह को ये सारा फायदा मिल पाया और अमीर किसानों को मिल पाया। फिर क्या हुआ, मिड 70s 80s में क्या हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन को बढ़ाया गया और पूरे देश में इसकी कवरेज की गई, ताकि सभी फसलों को और सभी एरियाज को इसका बेनिफिट मिले। अब अप्रेजल और क्रिटिकल अप्रेजल अगर हम करें तो अचीवमेंट्स क्या आते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के, फेलियर क्या आते हैं। ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली बात, ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हुआ, आपकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आप पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे। दूसरी बात, जो एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा, क्योंकि जब लैंड रिफॉर्म किए गए, कंसोलिडेशन किया गया, जो फ्रेगमेंटेड जो एग्रीकल्चर लैंड थे उनको जोड़ा गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ के मिलेगा। दूसरी बात, शिफ्ट फ्रॉम कन्वेंशनल टू जो कॉमर्शियल फार्मिंग। अब जो किसान को बताया गया, भाई तू केवल खुद के लिए मत बना, इतना बना कि बाजार में बेच के उसे पैसा कमा ले, और ताकि जीडीपी ग्रोथ हो सके, तो उससे फायदा मिला। और अगली बात, जो फार्मर का आउटलुक उससे चेंज हो गया। आप पंजाब चले जाइए भाई, वहां के किसानों को देख के आप यही कहेंगे, भाई क्या क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास, और अमीर से अमीर होते चले गए वो तो उसमें आगे। हम दूसरी बात, सेल्फ सफिशिएंसी। आपको ध्यान हो 1966 में बहुत दिक्कत हुई थी फूड ग्रेन की, उससे बचने के लिए सेल्फ सफिशिएंसी की नारा दिया गया। तो सेल्फ सफिशिएंसी की जब बात आई तो ग्रीन रिवोल्यूशन से ये टारगेट हमने अटेन किया, ये तो देश के बेनिफिट। फेलियर क्या था भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा कुछ जगह तक, कुछ फसलों पर और बेनिफिट मिल पाया, और दूसरी बात है केमिकल बेस्ड खेती थी, जिससे सॉइल डिग्रेडेशन हुआ। दूसरी बात, ग्रीन रेवोल्यूशन को पूरे सभी स्टेट को इक्वल बेनिफिट नहीं मिल पाया। तीसरी बात, जो टेक्निक यूज की जा रही थी वो उससे वेस्ट जनरेट होता था, और वेस्ट से एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम चालू हुई, फार्मिंग जो थी उसको बहुत नुकसान भी हुआ, उसको सबको फायदा भी नहीं मिल पाया। देखो, टेक्नोलॉजी यूज इन ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल ओनली बाय लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, सभी लोगों को बेनिफिट मिल पाया। और चौथी बात, दिस हैज क्रिएटेड इकोनॉमिक डिवाइड, दो तरह के हो गए थे, एक गरीब किसान और एक अमीर किसान। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या रहा। ठीक है, तो देखिए पहली बात, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, पहले से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा, इसकी वजह से क्या हुआ, आप अब बाजार में फसल को देने के लिए ले जाने लगे। दूसरी बात, अब जब एक्स्ट्रा फंड था, एक्स्ट्रा जो फूड जनरेट हुआ, एक्स्ट्रा जब फूड ग्रेन जनरेट हुआ, सरकार ने बाहर मान लो देखा कि भाई ये माल बचा हुआ है तो एमएसपी पर किसानों से परचेज के लिए, तो सरकार का बफर स्टॉक भी बहुत अच्छा खासा बढ़ा। तीसरी बात, इससे लो इनकम ग्रुप को फायदा मिला था। सरकार ने जब क्रेडिट फैसिलिटी चालू कर दी, किसानों तक सारी बातें पहुंचाई, अल्टीमेट वहाँ पे जो बहुत सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सरकार ने खोले, इससे गरीब किसान को फायदा मिला, वो भी आगे बढ़ा। लेकिन रिस्क इन्वॉल्व क्या था ग्रीन रिवोल्यूशन में, भाई आप जो यूज कर रहे हो जो बीज है उस पर पेस्ट अटैक बहुत जल्दी होगा, ध्यान रखना। और दूसरी बात, जो इससे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए, तो किसानों में भी दो क्लासेस बन गई, रिच फार्मर और पुअर फार्मर। ध्यान रखना, पुअर फार्मर, रिच फार्मर, गैप क्रिएट हो गया था। ये तो थी ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बात। अब हम करें गोल्डन रिवोल्यूशन। ध्यान रखना कि अगर हम हनी और अदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में बात करें, हनी का रंग आपको देखा तो गोल्डन कलर होता है, तो 1991 से 2003 के बीच में ग्रीन गोल्डन रिवोल्यूशन हुई थी, जिसका बेसिक टारगेट यही था कि हॉर्टिकल्चर के थ्रू, बाकी फूल जो फल है फूल है उनके हॉर्टिकल्चर क्रॉप के थ्रू शहद का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। बी फार्मिंग इसके लिए की गई थी। ध्यान रखना, ये कैसे होगी, बी फार्मिंग यानी मधुमक्खी पालन।
मधुमक्खी पाली गई थी इसके लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये थे हमारे रिफॉर्म। अब इसके बाद बात आती है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म जो है 1956 का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, पहली बात, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म या स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या थी उस समय पर। तो देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री है क्या, पहले इंडस्ट्री क्यों होनी चाहिए। तो देखिए, पहले लिखा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड टू इंक्रीजिंग जीडीपी ऑफ द नेशन। ऑब्वियस बात है, एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेके इंडस्ट्री जब फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करेंगी, जीडीपी की उसको स्पेस मिलेगी, ग्रोथ होगी और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा, पहली बात। दूसरी बात, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो तीसरी बात है कि एग्रीकल्चर पे तो सरप्लस लोग लगे हुए थे, वो जो डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट थी, वो जो एक्स्ट्रा लोग थे, उनको इंडस्ट्री ने अपने यहाँ हायर किया, जिससे फायदा मिला। तीसरी बात, इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। अब क्या हुआ, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी, तो ऐसी इंडस्ट्रीज बनी होंगी जो एग्रीकल्चर की मशीनें तैयार करती होंगी, जिससे एग्रीकल्चर भी आगे बढ़ा, और एग्रीकल्चर बढ़ा, इंडस्ट्री आगे बढ़ी, फिर जीडीपी भी बढ़ी। चौथी बात, एज इंडस्ट्रीज डेवलप देयर इज डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी तो सड़कें, नहरें, बांध, पुल, फ्लाईओवर, ट्रेन सब बढ़ी, फायदा मिला। अगली बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू अर्बनाइजेशन। अब जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज बनी वहाँ वहाँ लेबर रहने लगी तो गाँव से शहर में जाके लोग रहने लगे, अर्बनाइजेशन बढ़ा, जिससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूवमेंट मिला। अब रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या था यहाँ पर, तो ध्यान रखना ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में कि भाई प्राइवेट सेक्टर ये देख रहा था कि इसमें मार्जिन कम है, तो वो नहीं आ रहा था, गवर्नमेंट सेक्टर को आगे बढ़ के आना पड़ा था उस समय, क्योंकि लोगों का पैसा नहीं था। क्या देखो, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन नॉट बी लेफ्ट ओवर सोलली इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। क्योंकि एक तो बड़ी बात ये थी कि बहुत सारे अमीर लोग नहीं थे, इनसे सरकार को आने पड़ा। दूसरी बात कि जो प्राइवेट सेक्टर के अगर हाथ में सारी की सारी आप अगर सब चीज़ दे दी तो पब्लिक जो जो इक्विटी का जो सिस्टम है वो कैसे फॉलो हो पाता, बराबरी का अधिकार कैसे मिल पाता, लोगों को दिक्कत होती। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या था, नीड फॉर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रीज। क्या था, देखो, लैक ऑफ कैपिटल ऑफ फाइनेंस। जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं था, तो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर करने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, सरकार से देखना पड़ता। सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, हम खुद ही फैक्ट्री इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो उससे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उस समय बनाई गई थी बहुत सारी। रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल वॉज मोर देन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल हमारे पास थी उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट थी, तो सरकार को करना पड़ा। और यहाँ पर सरकार ने इन चीजों को प्रॉपर तरीके से स्टेप अप, एक कदम आगे बढ़ के सरकार आई और सरकार ने कहा ठीक है भाई, हम इस काम के लिए आगे बढ़ेंगे और आगे चीजों को बढ़ाएंगे। अगली बात, लैक ऑफ इंड्यूस्ड यानी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट। भाई दिक्कत क्या थी कि जो प्राइवेट सेक्टर था उसने जितना इन्वेस्ट किया हुआ था उसको उतनी रिटर्न नहीं मिल पा रही थी, तो गवर्नमेंट सेक्टर को आना पड़ा। देखो, जैसे लो लेवल ऑफ इनकम होगी तो इससे क्या होगा, लो लेवल ऑफ डिमांड भी होगी। भाई लोगों का पैसा ही नहीं है तो वो डिमांड कहाँ से करेंगे। अब डिमांड नहीं होगी तो ऑब्वियस बात है मार्केट का साइज छोटा होगा। जब मार्केट का साइज छोटा होगा तो उससे क्या होगा, उनको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के लिए बेनिफिट मिलेंगे ही नहीं। वो इन्वेस्ट करे तो करे क्यों, बाजार में चीज बिकनी नहीं है। तो इस चक्कर में प्राइवेट सेक्टर को आगे बहुत मोटिव नहीं बन पा रहा था, उनका मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा था कि वो आगे बढ़े, तो सरकार को आगे आके स्टेप अप करना पड़ा था। अगली बात, टू ब्रेक दिस विशियस साइकिल, ये जो साइकिल बना हुआ है इसको छोड़ने के लिए, उसको पीछे हटाने के लिए सरकार का इंटरफेरेंस बहुत जरूरी होगा ना। सरकार स्टेप अप करे, आगे आए, और जहां जहां प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं जा रहा वहां वहां सरकार आगे लेके जाए देश की इकोनॉमी को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरा था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, फोकस ऑन सोशल वेलफेयर। क्या था, देखो बेसिकली फोकस ऑफ द गवर्नमेंट जो था वो सरकार का सोशल वेलफेयर था। सरकार का बेसिक टारगेट क्या होता है, सोसाइटल वर्क होते हैं, सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करे, लोगों की उनका वेलफेयर करे। तो ऐसे केस में उनका प्रॉफिट कमाने की बजाय सरकार का बेसिक टारगेट वेलफेयर पे रहता था, जिसकी वजह से उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की जरूरत थी। अच्छा, टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड ऑफ फ्यू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल। अब सोचिए अगर प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ता तो कुछ ही लोगों के हाथ में फाइनेंशियल पावर क्रिएट हो जाती, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए यहाँ पर सरकार का इंटरवेंशन बहुत जरूरी था। चौथी बात थी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है तो उसके लिए भी सरकार का इंटरवेंशन जरूरी था। देखो क्या लिखा है, ड्यू टू ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम थी, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, जिसकी वजह से सरकार के लिए जरूरी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करना है ताकि इंडस्ट्रीज आगे ग्रोथ करे, तो सरकार को आगे स्टेप अप करना पड़ा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात, सरकार ने आईपी रिजोल्यूशन 1948 लेकिन बनाया था, लेकिन उसमें क्या हुआ, पॉलिटिकल चेंजेस हो गए तब के बाद 1956 में इसको दोबारा से बनाया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया है ये आईपी रिजोल्यूशन 1956 जो 30 अप्रैल 1956 को लागू हुआ था। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर पॉलिसी
ध्यान रखना है कॉम्प्रिहेंशन बेसिस था पॉलिसी के लिए, जो पॉलिसी मेजर था विच कवर्स वेरियस इश्यूज कनेक्टेड विद डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के जो अलग अलग जो प्रॉब्लम थी जो उनकी इंडस्ट्रीज की उनको डील करता था, उनसे रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको डील करता था ये। इसमें क्या क्या बातें थी देखो जरा। पहली बात कंपोनेंट क्या था 1956 की आईपीआर का, तीन फोल्ड जो किया, थ्री फोल्ड जो किया गया था, मतलब इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट में बांटा गया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। पहले बात करते हैं शेड्यूल ए की। क्या था देखो, द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट, मतलब यहाँ पर केवल सरकार का होगा, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दी जाएंगी। इसमें 17 इंडस्ट्रीज को रखा गया था, ठीक है, जैसे कि आर्म्स और एम्यूनिशन, ठीक है, हथियार वगैरह, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे और शिपिंग को इसमें रखा गया था। 17 इंडस्ट्रीज थी, सरकार ने अपने पास रखी थी शेड्यूल ए के अकॉर्डिंग। शेड्यूल बी के अकॉर्डिंग क्या था, 12 इंडस्ट्री रखी गई थी, जिसमें कि सरकार क्या कर रही थी, प्रोग्रेसिवली ओन कर रही थी चीजों को। द स्टेट वुड टेक द इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट सेक्टर विल सप्लीमेंट एफर्ट टू द स्टेट, मतलब एफर्ट टू डू ऑफ द स्टेट, मतलब सरकार बनाएगी लेकिन प्राइवेट सेक्टर उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई यहाँ पर 12 के लिए। This schedule includes industries like aluminium, other mining industries और machine tools, fertilizers वगैरह, इन सब में सरकार ने 12 इंडस्ट्रीज को इसमें रखा था कि सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी सप्लीमेंट्री रोल अदा करे। ये शेड्यूल बी में था। शेड्यूल सी में क्या हुआ, ये एक्सक्लूसिवली प्राइवेट सेक्टर के लिए था, ठीक है। देखो इसमें क्या है, दिस शेड्यूल कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना, वो प्राइवेट सेक्टर में ही होंगी। द स्टेट वुड फैसिलिटेट एंड एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज इंडस्ट्रीज, सरकार इसके लिए मदद करेगी आपको, लेकिन बेसिक होल्ड जो रहेगा वो प्राइवेट सेक्टर का रहेगा। इसमें जो कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, देखा, द इंडस्ट्रीज वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट दो अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस, इसके लिए क्या होगा, थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस एनफोर्स्ड अंडर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1951, मतलब सरकार ने क्लियर कह दिया, देखिए भाई ये पर्टिकुलर काम है। देखो शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री सरकार ने अपने पास रखी, 12 के लिए क्या बोला शेड्यूल बी में कि भाई ठीक है हम मेन रोल अदा करेंगे, आप हमारे सप्लीमेंट में आ जाइए। शेड्यूल सी में बाकी जो इंडस्ट्री थी उनको शामिल किया गया और क्लियर कहा गया, भाई देखो आप हमसे लाइसेंस ले लो, कोई कंट्रोल तो हमारी रहेगा, आपको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो इकोनॉमिक पावर कुछ ही लोगों के हाथ में क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ज्यादा बेटर क्या है कि आप हमारे संग आइए, हम आप लाइसेंस लीजिए हमारे पास, और फिर उसके बाद आप इस काम को करिए, लेकिन कंट्रोल हमारा ही रहेगा, लाइसेंस के बिना आपको काम करने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये बेसिक थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन था इंडस्ट्रीज का आईपीआर 1956 में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे एक और बात समझिए, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की बात जो मैंने करी वो क्या थी, देखो, एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, एक इंडस्ट्रियल यूनिट को परमिशन दी जाती थी कि तुमको अगर गुड्स मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए यूज कर ले। इसके लिए जो जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1951 था उसको लाया गया था। लाइसेंस किस काम के लिए मिलता था, पहली बात अपने बिजनेस को सेट करने के लिए, दूसरी बात अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तीसरी बात बिजनेस अपने प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में जाना चाहते हो तो आपको मदद मिल जाती थी। पर्पज क्या था, ताकि सोशल वेलफेयर हो सके, ताकि जो इंडस्ट्रीज है उनको बैकवर्ड एरियाज में भी डेवलप किया जा सके। तीसरी बात, जो ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर है उसको रोका भी जा सके, कंट्रोल किया जा सके कि भाई सभी लोग प्राइवेट सेक्टर वहां जाएंगे जब प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वहां कौन जाएगा जहां प्रॉफिट नहीं है, सरकार लाइसेंस दे रही है वहां पे जाके भी आगे बढ़िए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और फिर रीजनल इनक्वालिटी को दूर करने की बात यहाँ पर आई थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इंडस्ट्रियल सोप दिए गए थे, सोप का मतलब होता है कंसेशन, SOPS, ध्यान रखिएगा। इसमें बेनिफिट दिए गए थे कि भाई आपको या तो टैक्स हॉलीडेज दिए जाएंगे, या तो टैक्स नहीं लिया जाएगा, या लोअर रेट से लिया जाएगा, वो सब चीजें इसमें आती है। देखो, टू एनकरेज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी, स्टेट ने कंसेशन ऑफर किए थे प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, जैसे टैक्स हॉलीडेज दे दिया कि 10 साल तक आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपसे क्लियर कह दिया कि पर्टिकुलर ईयर तक आपसे इतना टैक्स नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपसे ऐसा कह दिया, वो टैक्स हॉलीडे होता है। आपको सस्ते रेट पर बिजली दी जाएगी, सस्ते रेट पर पावर दी जाएगी और वाटर सप्लाई की जाएगी, ठीक है। सरकार ने ये इंडस्ट्रियल सोप्स बेनिफिट दिए थे पब्लिक को उस समय इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के अकॉर्डिंग। अब एक और बात थी, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, SSI, ठीक है। क्या था, देखो करवे कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली सीट पे देखो लिखा भी था, क्या लिखा था, करवे कमेटी को हम लोग क्या कहते हैं, विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी भी बोलते हैं। तो ये जो करवे कमेटी जो थी ये 1955 में बनी थी। इसका बेसिक टारगेट क्या था कि गांव में SSI को प्रमोट किया जाए, बनाया जाए, डेवलप किया जाए। SSI क्या है, एक ऐसा
बिजनेस जिसमें कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड जो था वो उनकी एसेट्स के ऊपर डिपेंड करता था कि आप कितनी एसेट लगा रहे हैं. SSI was defined with maximum investment in assets. Assets में maximum investment in assets होता था not more than 5 लाख. उस समय 5 लाख था जो 1950 से 55 तक ये पीरियड चला था उसके दौरान. एट प्रेजेंट ये जो लिमिट है इसको 1 करोड़ तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस में SSI में. उस समय 5 लाख था. ठीक है, फोटो ले लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब फीचर्स ऑफ SSI क्या थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. लेबर इंसेंटिव एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, मतलब बहुत सारे लोगों को रोजगार इसमें मिला था, इससे एम्प्लॉयमेंट मिला, फायदा मिला. और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जो ये लिखा ना ऑलरेडी सॉरी एरिया प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस फॉर रिजर्व, मतलब इसमें डिसाइड कर दिया कि ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बिकेगा, इसमें ये वाला माल यहाँ पे बनेगा. कंसेशन हैव बीन ऑलवेज बीन ऑफर्ड टू द स्टेट, कंसेशन जो थे उनको मिले, फायदे मिले थे सोप्स वगैरह के. फिर लोकेशन फ्लेक्सिबल एंड प्रमोट रीजनल इक्वालिटी. अब क्या हुआ, लोकेशन फ्लेक्सिबल थे, मतलब ये ऐसा था कहीं पे भी खोले जा सकते थे, और इससे क्या हुआ, रीजनल डिस्पैरिटी दूर हुई तो इक्वालिटी बढ़ी. अगली बात, नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी ओरिएंटेड. यहाँ पे बहुत कम पैसा लगता था, और ध्यान रखिएगा जो जो वो था ना कि कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा इकट्ठा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड ऑफ फ्यूज, तो वो यहाँ फायदा हो गया कि भाई कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं, छोटा व्यापारी भी, छोटा आदमी तो SSI के थ्रू वो भी आगे बढ़ा. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे इक्विटी बढ़ी थी. अब फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्ट्रैटेजी 1950 से 1990 क्या थे फीचर. पहली बात, पब्लिक सेक्टर टू प्ले पाइवेटल या प्राइमरी रोल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ताकि बेसिक बात क्या थी, सोशल वेलफेयर हो सके. दूसरी बात, इसका जो बेसिक टारगेट था वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, कि वो गुड जो बाहर से आ रहा है उसको अपने देश में बनाए. इसका पर्पस क्या था, तो ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके, आप सेल्फ रिलायंट हो जाए, और आपका जो विदेशी जो करेंसी है उसको इंडिया से बाहर में आ जाए, खाना अगर आपको फूड ग्रेन परचेज करने हो उसके लिए, तो यहाँ पर फायदा हुआ. फोटो ले लीजिए. अब अगली बात, एक और पॉइंट जो था, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन इंडस्ट्रीज. उनकी टेक्निक जो थी ना वो उनके थ्रू हम लोग परेशान हो सकते थे, तो उनके ऊपर टैरिफ एंड कोटाज लगाए गए. टैरिफ मतलब टैक्सेस, कोटा मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, दोनों चीजें लगाई गई ताकि विदेशी माल उतना ही आए जितना जरूरी है, नहीं तो बाकी हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर को हैम्पर ना हो, ध्यान रखिएगा. प्राइवेट सेक्टर टू प्ले सेकेंडरी रोल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ध्यान रखना प्राइमरी सेक्टर सरकार का, सेकेंडरी सेक्टर कौन था, प्राइवेट सेक्टर. और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो डेवलप की गई थी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ध्यान रखना. और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाई गई थी जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए. इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वर डेवलप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावे के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनाई गई, और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए SSI को प्रमोट किया गया. फोटो ले लीजिए. अब अगली बात, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. क्या क्रिटिकल अप्रेजल है, ध्यान रखना, क्रिटिकल अप्रेजल कोई भी आए लेकिन आएगा जरूर, इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा. पहली बात का गुड इफेक्ट क्या था, फिर इसका बैड इफेक्ट भी देखेंगे. देखिए पहले गुड इफेक्ट क्या था, इससे आपको जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो 6% के आसपास बढ़ गई थी, पहला फीचर. दूसरी बात, जो इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन हो गया था. अब यहाँ पर मेन बात क्या आई थी, और जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज और जो सोलर इंडस्ट्रीज थी उनको बढ़ावा मिला था. अगली बात, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का फायदा होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा था, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हुआ था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी. तो ये तो गुड इफेक्ट थे. बैड इफेक्ट क्या है साहब, इसमें बहुत सारे करप्शन बढ़ गया था इस दौरान, इनएफिशिएंसीज बढ़ गई थी, यानी चोरी बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ मोनोपोली. क्योंकि भाई सीधी बात है, आपको कुछ लोगों के हाथ में पावर क्रिएट हो गई थी, जो नहीं सोचा गया था वो हो गया था यहाँ पर. फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो थी फेल्ड हो गई थी, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को पूरा कर नहीं पा रही थी, तो भाई हम उनके ऊपर विदेशी चीजों पर हमने टैरिफ और कोटास लगा दिए. इंडिया वाला माल अच्छा है नहीं, तो माल कहाँ से लाए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड पुअर हो गया इसमें. सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रूव टू बी इनसफिशिएंट. क्या हुआ था कि अगर हमने पैसा बचा भी लिया तो वो तेल को और बाकी टेक्नोलॉजी को परचेज करने में खर्च हो रहा था, तो पैसा जो आया भी तो हाथ को आया लेकिन मुंह ना लगाया, वो वाली बात है कि पैसा आया भी और हमने यूज नहीं कर पाए. फोटो ले लीजिए. अगली बात, इंडिया फॉरेन ट्रेड. ये क्या था 1950 से 1990 में. देखो इंटरनेशनल ट्रेड रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज. दो देशों के बीच जो माल बेचा खरीदा जाता है उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलते हैं. अब देखो इसमें क्या थे गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, क्या थे. पहली बात, इट फैसिलिटेट इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन. आपको जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था बाहर से आया, स्पेशलाइज काम बना. दूसरी बात, एक्सपेंड द मार्केट फॉर द सेल ऑफ डोमेस्टिक गुड्स. आपके जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आपने क्या किया, वो तो खैर बाद में आया था, लेकिन आपके जो डोमेस्टिक गुड के लिए विदेशी मार्केट आपको अवेलेबल हुई एक्सपोर्ट के थ्रू. फिर इसके बाद जो एसेंशियल गुड्स जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे थे उनको इम्पोर्ट करने में आसानी हुई. और चौथी, लोगों की लिविंग क्वालिटी या क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई, जिससे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट उनको अवेलेबल हुआ.
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड उस समय क्या था, बहुत ध्यान से देखिए। तो ऑन द ईव ऑफ 1947, आजादी के समय और उसके बाद प्लानिंग पीरियड में, तो देखिए लिखा टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, ये वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को बताता है। तो देखो जब ऑन द ईव ऑफ 1947 क्या था, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वाज मॉडरेट ड्यू टू डिकेन इंडियन हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट खत्म हो चुका था, तो ट्रेड जो था वो क्या था, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मॉडरेट था, बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन जब बात आई 1950 से 1990 में सिग्निफिकेंट राइज इसमें हुआ और ग्लोबल ट्रेड हमारा एक हमारी निशानी बना। दूसरी बात, बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज इन सरप्लस, उस समय बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था सरप्लस में था, ये यहाँ पर भी रहा। एक्सपोर्ट वर मेड ड्यू टू एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, अब वहाँ पे होता क्या था, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होते थे, क्योंकि हम एक्सपोर्ट सारा ब्रिटेन या उसकी परमिटेड जो कंट्रीज थी, पर्सिया, सिलोन और चाइना, उनको हम लोग करते थे, इससे फायदा मिलता था। लेकिन बड़ी बात क्या थी, अंग्रेज लोग क्या करते थे, उसका अपने लिए यूज करते थे, इंडिया के ऊपर खर्च नहीं करते थे। जबकि यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो उस समय ब्रिटेन के साथ था, जब आजाद हो गए तो उसके बाद किसके संग बढ़ गया एक्सपोर्ट, मैक्सिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूएसए के साथ। अब कंपोजिशन ऑफ ट्रेड क्या था, कंपोजिशन मतलब कितनी गुड्स एंड सर्विसेज उस समय में बेची खरीदी गई। तो देखो 1947 में इंडिया वाज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे बस, और नेट इंपोर्टर ऑफ ब्रिटेन, और हम लोग क्या थे, ब्रिटेन के बने हुए फिनिश माल को इंडिया में परचेज करके लेके आते थे। जबकि बाद में क्या हुआ, हमारा जो देखो डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कमी आई, ठीक है ना, जैसे वीट राइस कॉटन में ये कहा गया था कैश क्रॉप में कन्वर्ट कीजिए ताकि कमाई भी करिए। और जो जो एक्सपोर्ट ऑफ कन्वेंशनल गुड्स जैसे कि जूट, टी, इनके भी एक्सपोर्ट में कमी आई। और इंक्रीज किस में आई, बने बनाए गुड्स में, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में, मतलब अब हमारे यहाँ कैपिटल गुड इंडस्ट्री बन गई, जिस चीज का उस समय पुराने समय में जो नहीं थी वो हमने डेवलप कर लिया, इंडस्ट्रीज बना ली कैपिटल गुड, हम मैन्युफैक्चर्ड गुड विदेशों में बेचने लगे। मतलब हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल हमारे यहाँ के फिनिश गुड का यूज होगा और वही चीज आगे बाजार में बिकेगी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, ये इसका अचीवमेंट था इसका फॉरेन ट्रेड का। फोटो ले लीजिए। अब डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या था, तो देखो इट रेफर्स टू द कंट्रीज विद वूम गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। तो देखो ऑन द ईव ऑफ 1947 हमारा लेन देन 70% किसके साथ था, ब्रिटेन के साथ, और बाकी जो था भी तो उनका मोनोपोली कंट्रोल था, तो हम लोग बस चाइना के संग, सिलोन के संग, पर्सिया के संग लेन देन कर पाते थे उन्हीं के हिसाब से। लेकिन 1950 से 1990 का जो दौर रहा उसमें क्या रहा, ध्यान से देखिए जरा। देखिए 1950 से 1990 तक जो रहा दौर, उसमें क्या हुआ होगा, तो देखिए एक मिनट रुकिए जरा। 1950 से 1990 में इंडिया के बहुत सारे ट्रेड पार्टनर बने और आप एक्सपेंड हुआ बिजनेस, और दूसरी बात अब बिजनेस यूएसए के साथ, यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के संग, चाइना के संग और बड़ा ट्रेड रिलेशन हमारे बने। ठीक है, चलिए फोटो ले लीजिए। अगली बात, ट्रेड पॉलिसी सरकार की क्या रही। ट्रेड पॉलिसी में देखिए पहली बात इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी और दूसरी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। देखो इसको बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी और वो होती है आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी। क्या है, देखो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में कि जो माल पहले आप विदेशों से मंगवाते थे अपने खुद के यहाँ प्रोड्यूस कीजिए, इसको इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी या स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। इसका बेसिक पर्पस क्या था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाए विदेशी प्रोडक्ट से, दूसरी बात सेल्फ रिलायंस बने, तीसरी बात फॉरेन एक्सचेंज कमाए। ठीक है, और ये सब काम कब हुए, जब 1991 से पहले तक। ठीक है, ध्यान रखना। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में क्या था कि हम गुड्स को इतना बनाएं कि वो सरप्लस गुड्स को हम इंडिया से बाहर बेच के उससे एक्सपोर्ट से कमाई कर सके, इसको आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। इसका पर्पस क्या था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सके और इंटरनेशनल लेवल की चीजें बना के हम कंपटीशन उनको भी दे सके और विदेशी करेंसी कमाएंगे। लेकिन दो चीजें चलती थी उस समय, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रमोशन की पॉलिसी। लेकिन 1991 को ईयर ऑफ डिवाइड कहा जाता है, यहाँ पर ध्यान रखना, ग्रेट डिवाइड नहीं, ईयर ऑफ डिवाइड। प्री 1991 जो था वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी में था, भाई हम बस विदेशों से ना मंगवाएं। 1991 के बाद हम एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी की तरफ बढ़ गए, मतलब ये प्री में था और ये पोस्ट में। ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फोटो ले लीजिए। अब क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या था, देखो पहली बात गुड इफेक्ट क्या थे, इससे हमारी जीडीपी बढ़ी, जो पहले 12% हुआ करती थी 25% पहुंच गई थी 1990 तक आते आते। जो एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज का हुआ था खासतौर से इंजीनियरिंग और सोलर पावर में और कंज्यूमर गुड्स वगैरह में, सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हुआ था इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में, और जो हमारी जो एसएसआई थे उनको प्रोटेक्शन किया गया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुली इन्वेस्टमेंट के लिए, और जिससे हमारी ग्रोथ विद इक्विटी का टारगेट हमें अचीव हो पाया। फोटो ले लीजिए। अगली बात, बैड इफेक्ट क्या थे साहब इसके, तो देखो
पब्लिक सेक्टर वाज मार्क्ड विद करप्शन। पब्लिक सेक्टर में क्या आ गया, बहुत सारा करप्शन आ गया, पिलफरेज, चोरी हो गई, और जिसकी वजह से मोनोपोली कंट्रोल होने की वजह से बहुत दिक्कतें हुई। दूसरी बात, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो थी इंटरनेशनल लेवल का माल दे नहीं पाई, जिसकी वजह से वो हैम्पर हो पाई, उनका स्टैंडर्ड प्रॉपर नहीं था, वो डूब गई। अच्छा, दूसरी बात, जो 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 देखो लिखा है इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक फर्म्स, जो पब्लिक फर्म बनी भी वो इनडिस्क्रिमिनेटरी एरिया बड़ी, तो रीजनल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो गई। इससे क्या हुआ, देखो वेस्टेज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ पे भी बन रही है, तो पब्लिक रिसोर्सेज प्रॉपर से यूटिलाइज नहीं हो पाए। दूसरी बात कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो फर्म की जो ग्रोथ थी उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया। और तीसरी बात, पॉलिटिकल जो टेंशन थी उनका बहुत नुकसान हुआ। देखो पॉलिटिकल कंपल्शन टू बियर इकोनॉमिकली अनवाइबल लॉसेस मेकिंग पब्लिक सेक्टर फर्म्स। मतलब तीसरी बात क्या था कि सरकारें जो बार बार बदल रही थी उनका भी दिक्कत यहाँ पर बहुत हुई। अब अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट पर आ गए हम, ध्यान से देखिए। ग्रीन रिवोल्यूशन को हम लोग न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी यानी NASD कहते हैं। दूसरी बात, इम्पैक्ट जो था वो ग्रीन रिवोल्यूशन का मिक्स्ड ब्लेसिंग था, सबको फायदा नहीं मिला था, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला, कुछ फायदे भी हुए नुकसान भी हुए। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन नॉर्मन बारलॉग था, जो अमेरिकन प्लांट ब्रीडर था एक। और इंडिया के लिए फादर ऑफ जो ग्रीन रिवोल्यूशन था वो MS स्वामीनाथन, यानी कि मनकोम्बू संवसिवन स्वामीनाथन, ठीक है, ये नाम था। तो इन्होंने हमारे लिए 1990 तक का लेआउट तैयार किया। इस तरह से चैप्टर खत्म हुआ। बहुत लेंदी था, बहुत जल्दी से खत्म भी करना था, इसलिए केवल मेन बातें बहुत ज़्यादा फोकस की गई। पढ़ाया सब कुछ गया है, लेकिन मेन बातों पर फोकस किया गया है। आप बहुत तरीके से इसको क्लास को देखिएगा, क्लास काफ़ी लंबी बनी है। अब अगला जो चैप्टर होगा उसमें LPG के बारे में हम बात करेंगे, 1991 से जो पॉलिसी रेगुलेटरी थी उनकी बात करेंगे। और बस मैं यही चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे से इसको कवर कर लें, अपना एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से दें, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। और यहाँ पर एक पॉजिटिव थॉट की जरूरत हो जाती है, तो देखिए जरा क्या था, यू आर सो क्लोज टू द विक्ट्री, डोंट यू डेयर टू गिव अप। ध्यान रखना, आपको अब जाके बिल्कुल गिव अप मत कर देना कि यार याद नहीं हो रहा। मैं कल आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा, आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, आपको इंडियन इकोनॉमी में जो डर लग रहा है ना वो सब खत्म हो जाएगा। सेलेक्टिव क्वेश्चन करने होंगे, सेलेक्टिव टाइप से हमें चैप्टर को पढ़ना होगा। अभी मैं पूरा बता रहा हूँ, रीजन है कि पूरा पढ़ के जाओ, रिवाइज सेलेक्टिव करो, कुछ भी आएगा दिक्कत में नहीं फंसोगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको सपोर्ट, आपका प्यार, आपका प्रमोशन मिलता रहेगा, आप मोटिवेट करते रहेंगे, और क्वेश्चन आप बकायदा जो मैसेज में बकायदा लिखेंगे कि भाई हमें ये चीज़ नहीं आ रही है, ताकि वो चीज़ के लिए नया वीडियो लेके आऊँ। इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छा करेंगे सब कुछ। चलिए अभी के लिए विदा देते हैं, बाय बाय, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। चलिए।